हम सब महाभारत की कहानी जानते हैं, कौरवों और पांडवों के बीच हुए उस भयानक युद्ध की गाथा। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, कई लोग इसे इतिहास मानते हैं। और इसी इतिहास के दिल में एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक खोजा जा रहा है। आखिर ये सब हुआ कब था? सोचिए, 1 लाख से ज्यादा श्लोकों वाला महाकाव्य, पर इसकी असली तारीख? ये वो सवाल है जिसने न जाने कितने ही विद्वानों और इतिहासकारों को उलझा रखा है। हजारों साल पुराने किसी इवेंट की सही तारीख ढूंढना कोई आसान काम तो है नहीं। तो चलिए, आज हम सब मिलकर इस प्राचीन रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। अब इस पुराने ठंडे बस्ते में पड़े केस को सुलझाने के लिए रिसर्चर्स को जासूस बनना पड़ा। लेकिन ये कोई आम जासूस नहीं थे, ये थे कॉस्मिक डिटेक्टिव्स। इनके सुराग धूल भरी किताबों में नहीं, बल्कि सीधे आसमान में, सितारों में लिखे थे। और यहीं से हमारी ये पड़ताल सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो हमारी आज की जांच का रोडमैप कुछ ऐसा है। हम सबूतों से शुरू करेंगे, फिर सितारों में छिपे उन खास सुरागों को देखेंगे, 4 मुख्य संदिग्ध तारीखों की पड़ताल करेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये मामला आज भी सुलझ क्यों नहीं पाया है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कोई इतनी पुरानी घटना की तारीख तय करता कैसे है? महाभारत के मामले में पूरी जांच 3 मजबूत पिलर्स यानी 3 स्तंभों पर टिकी है। पहला तरीका है वंशावली, मतलब राजाओं की पीढ़ियों को स्टडी करना। दूसरा है पुरातत्व, यानी हस्तिनापुर जैसे शहरों की खुदाई करना। इन दोनों से हमें एक मोटा मोटा अंदाजा मिलता है, करीब 3100 से 1200 ईसा पूर्व के बीच का। लेकिन जो तीसरा स्तंभ है ना, वो चीजों को बहुत ही सटीक बना देता है। और वो तीसरा तरीका है पुरा खगोल विज्ञान। देखिए, महाभारत में ग्रहों की चाल, नक्षत्रों और ग्रहणों के 300 से ज्यादा जिक्र मिलते हैं। आसमान एक तरह से एक विशाल घड़ी की तरह है, जो कभी खराब नहीं होती। और हम इसी घड़ी को पढ़कर इस केस को क्रैक करने की कोशिश करने वाले हैं। तो व्यास मुनि ने आसमान में ऐसे कौन से सुराग छोड़े थे? इन्हें आप खगोलीय एंकर समझ सकते हैं। मतलब आसमान में होने वाली कुछ ऐसी दुर्लभ और सटीक घटनाएं जिन्हें कोई भी सही थ्योरी नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। पहला और सबसे बड़ा सुराग है अरुंधति वशिष्ठ अनोमली। भीष्म पर्व में लिखा है कि अरुंधति तारा वशिष्ठ तारे से आगे चल रहा था। अब एस्ट्रोनॉमी हमें साफ साफ बताती है कि पृथ्वी से ऐसे नज़ारा सिर्फ 4508 ईसा पूर्व से पहले ही दिख सकता था। कुछ रिसर्चर्स के लिए तो ये एक गेम चेंजर है, जो युद्ध को बहुत बहुत पुराने समय में ले जाता है। अगला सुराग तो और भी कमाल का है, एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय घटना। युद्ध से ठीक पहले सिर्फ 13 दिनों के अंदर एक चंद्रग्रहण और फिर एक सूर्य ग्रहण का होना। ये एक ऐसा कॉस्मिक संयोग है जो किसी भी संभावित तारीख के लिए एक बहुत ही सख्त फिल्टर की तरह काम करता है। और हमारा तीसरा बड़ा सुराग जुड़ा है भीष्म पितामह से। बाड़ों की शैया पर लेटे हुए उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण शुरू होने का इंतजार किया था, यानी विंटर सॉल्स्टिस का दिन। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी सही टाइमलाइन को युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म गिरे और इस खगोलीय घटना को एकदम सटीक तरीके से एक लाइन में लाना होगा। तो इन सारे कॉस्मिक सुरागों के साथ हमारी जांच अब 4 मुख्य संदिग्ध तारीखों पर आ जाती है। हर तारीख के पीछे सालों का गहरा शोध है और हर तारीख का अपना एक चैंपियन है। तो ये हैं हमारे 4 मेन कंटेंडर्स। सबसे पुरानी तारीख है नीलेश ओक की 5561 ईसा पूर्व, जो पूरी तरह से अरुंधति वशिष्ठ ऑब्जर्वेशन पर आधारित हैं। फिर हैं वेदवीर आर्य, जो सप्तऋषि कैलेंडर के आधार पर 3162 ईसा पूर्व बताते हैं। सरोजबाला 3139 ईसा पूर्व की तारीख पर पहुंचती हैं, इसे कलयुग की शुरुआत से जोड़कर। और आखिर में बीएन आचार 3067 ईसा पूर्व का दावा करते हैं, जो उस दुर्लभ 13 दिन के ग्रहण पर फोकस करता है। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तारीखें कहानी के मायने ही बदल देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये अलग अलग टाइमलाइन महाकाव्य के किरदारों और घटनाओं के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकती हैं। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी पहेली को एक बार में सामने रख देती है। हम बात कर रहे हैं एक ही घटना की, युद्ध का पहला दिन, और जो तारीखें दी जा रही हैं उनमें लगभग 2500 साल का गैप है। इतना बड़ा अंतर इतिहास के किसी और बड़ी घटना की डेटिंग में शायद ही मिले। और इसका किरदारों पर क्या असर पड़ता है? ओके के मॉडल को माने तो अर्जुन 72 साल के एक अनुभवी योद्धा थे, वहीं आचार के मॉडल में वो 45 साल के हैं, यानी अपनी ताकत के शिखर पर। तो वो एक बुद्धिमान, उम्रदराज योद्धा थे या अपनी जवानी के जोश में लड़ रहे थे? देखिए, इस छोटा सा डिटेल कहानी की पूरी फील बदल देता है ना?
और फिर एक और नंबर है जो बहुत जरूरी है, 36। परंपरा के अनुसार जिस युग में हम आज जी रहे हैं यानी कलियुग, वो युद्ध के ठीक 36 साल बाद भगवान कृष्ण के जाने के साथ शुरू हुआ। कई रिसर्चर्स के लिए ये नंबर एक बहुत मजबूत कड़ी है जो युद्ध को इतिहास के एक खास पल से जोड़ती है। तो इतने सारे सबूतों के बावजूद, इतने सटीक खगोलीय सुरागों के बावजूद भी हम अब तक किसी एक जवाब पर क्यों नहीं पहुंच पाए हैं? ये केस आज भी अनसॉल्व क्यों हैं? असल में इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, भाषा। एक ही संस्कृत शब्द का मतलब अलग अलग विद्वान अलग अलग निकालते हैं। दूसरा, विरोधाभास। टेक्स्ट में दिए गए कुछ खगोलीय इशारे एक दूसरे से मेल नहीं खाते, ऐसा लगता है। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा सवाल है, वो 3102 ईसा पूर्व की कलयुग वाली तारीख को लेकर है। क्या ये सच में एक ऐतिहासिक घटना थी या बाद में आर्यभट्ट जैसे खगोलविदों ने गणना के लिए इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाया था? आखिर में बात यहीं आके रुक जाती है। हमारे पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, लेकिन जवाब तो एक प्राचीन भाषा की हमारी समझ पर ही टिका है। मतलब टेक्नोलॉजी उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा उसे दिया गया इनपुट। और ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर ले आता है। क्या हो अगर इस पूरी खोज का मकसद कभी कोई एक तारीख ढूंढना था ही नहीं? क्या हो अगर इस महाकाव्य की असली खूबसूरती इस बात में हो कि इसने हजारों साल पहले के आसमान को हमारे लिए एक टाइम कैप्सूल की तरह सहेज कर रख लिया है, जहां हर श्लोक एक तारा है जो हमें हमारे अतीत की तरफ देखने के लिए बुला रहा है। शायद असली राज तारीख में नहीं, बल्कि आसमान के उस अद्भुत रिकॉर्ड में ही छिपा है।